स्टार्ट कर रहा हूँ ये रिसर्च एथिक्स के साथ, तो फटाफट समझते हैं व्हाट रिसर्च एथिक्स इज़। ठीक है, व्हाट रिसर्च एथिक्स इज़, एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। चलो फटाफट से पढ़ते हैं व्हाट इज़ रिसर्च एथिक्स। देखो एथिक्स क्या होता है पहले हमारे को ये समझना पड़ेगा। क्या आप मेरे को बता सकते हो व्हाट एथिक्स इज़? एथिक्स आपके हिसाब से क्या होता है एथिक्स? करते हैं गुड और बैड में कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब देखो क्या सही है क्या गलत है ये कौन बताएगा? आप बताओगे, मैं बताऊंगा, या कौन बताएगा क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है? बताओ। इसके लिए सर रूल्स और रेगुलेशन होंगे। ये सोसाइटी मिलकर डिसाइड करती है क्या चीज़ सही है क्या सर चीज़ गलत है। जी सर। है ना आप अकेले डिसाइड कर सकते हैं ना मैं अकेले डिसाइड कर सकता। यस सर, यस सर। ठीक है, तो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको फटाफट से समझाता हूँ। जैसे जैसे लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं भाई, एक ट्रेन की ट्रैक, ये ट्रेन का ट्रैक है, ठीक जी है, सर। ये ट्रेन जा रही है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे ना इसके पास एक डाइवर्जन है कि यहाँ पे ट्रेन के ट्रैक बदल जाते हैं ना कई बार। हाँ सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो मान लो ट्रेन की स्पीड आ रही है 100 की स्पीड से, ट्रेन आ रही है 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है ट्रेन। जी सर। अब वो ब्रेक भी नहीं मार सकती, आपको पता है ट्रेन की स्पीड ब्रेक नहीं लग सकती इतनी जल्दी से। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा है और यहाँ पे 4 बंदे हैं, है ना? तो जी सर। आपके हिसाब से एथिक्स क्या कहते हैं कि भाई अगर गाड़ी रुक नहीं सकती है तो किस तरफ जाना चाहिए ट्रेन को? नीचे वाली तरफ जहाँ 3-4 बंदे बैठे हैं, या ऊपर आगे वाली तरफ? क्योंकि देखो क्या है, हम यहाँ क्या देखेंगे कि किस में ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे को। यस सर, यस सर। हम बोलेंगे कि वहाँ एक ही बंदा है, तो अगर वहाँ नुकसान बढ़ेगा कम से कम चार चार बंदे तो बच जाएंगे। एग्जैक्टली तो यही है हमारा क्या 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 एथिक्स है। सोसाइटी क्या बोलती है, क्या लोग बोलते हैं, मिलकर लोग जो सोचते हैं, वो हो गया हमारा एथिक्स। अब रिसर्च के एथिक्स क्या कहते हैं? इट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट ऑफ रिसर्च। इन एडिशन इट एडुकेट्स मॉनिटर साइंटिस्ट कंडक्टिंग रिसर्च टू इंश्योर हाई एथिकल स्टैंडर्ड। अब देखो सिंपल सा है, रिसर्च क्या होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ की खोज करते हैं। रिसर्च क्या होता है? किसी चीज़ को फिर से सर्च करना। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, जी सर। सर्च। किसी चीज़ के बारे में हमें पता है बट हम उसको फिर से चेक करना चाह रहे हैं कि क्या हमें इसमें कुछ नया मिल सकता है। री और सर्च, ठीक है। तो रिसर्च में एथिक्स कुछ होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। एक सवाल सर, जी जी बताइए। यूजीसी नेट के लिए सर पीजी में 55% होने चाहिए, उससे ज्यादा? हाँ जी, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम होने चाहिए 55 नंबर, 55% से ज़्यादा आपके हैं ना? मेरे वैसे हमें पॉइंट्स में होते हैं सर, मेरे 7.2 थे। 7.2 थे तो 72% लगभग मैं मान लेता हूँ उसको। 7.2 CGPA। ठीक है, ठीक है फिर सर, चलिए ठीक है सर। है ना? तो आपके CGPA 7.2 तो रफली अराउंड 72% के अराउंड होंगे, ठीक है। यस सर। तो आपके ठीक है आराम सर। से आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रिसर्च सर, में क्या। और हाँ एक चीज मैं सर देख रहा था कि जेआरएफ के लिए मिनिमम एज 30 होनी चाहिए, वो क्या है सर? हाँ, JRF, अगर आपकी एज कितनी है अभी? मेरी सर 27 है। हाँ, तो आप JRF के लिए एलिजिबल हो अगर आप अच्छे से पढ़ के देते हो, और अगर आप टॉप 1% में आ जाते हो, 1% से अच्छे में आ जाते हो, तो आपका JRF भी निकल सकता है। अगर आप 30 से ज़्यादा हो जाओगे तो आप कितने भी अच्छे मार्क्स ले आओ, JRF नहीं निकल पाएगा, ठीक है। सर मैं एज की बात कर रहा हूँ, मैं एज देख रहा कि 30 से वो एज था कि वो कुछ और है सर? एज है, एज है। 30 से ज़्यादा अगर उम्र है तो आप JRF नहीं दे सकते, अगर 30 से कम उम्र है तो आप JRF के लिए दे सकते हो। अच्छा ठीक है, मेरे को मैं नहीं फिर गलत उसको समझा है, मुझे लगा कि उसमें लिखा था कि कम से कम 30 एज होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, मेरे को आ गया समझ सर। ठीक है, अब रिसर्च के एथिक्स हैं वो देखते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं, उसको समझते हैं क्या होता है रिसर्च एथिक्स। तो रिसर्च एथिक गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स। भाई रिसर्च एथिक क्या होता है? कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे को कि रिसर्च करते टाइम पे, हम किसी चीज़ की खोज करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमारे को? ऑनेस्टी का ध्यान रखना है। ऑनेस्टी क्या होता है? ऑनेस्टी मीन्स रिपोर्टिंग डेटा, रिजल्ट्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड पब्लिकेशन स्टेटस। भाई जो भी हम डेटा को रिपोर्ट कर रहे हैं, रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, मेथड्स, उसमें हमारे को कुछ भी हेर फेर नहीं करना, कुछ भी बदलना नहीं है। ऑनेस्टी यानी सच्चाई के साथ। सर फिलहाल के लिए अगर मैं जो मेरी एमबीए की बुक्स थी ना सर, हाँ जी, अगर मैं फिलहाल के लिए उनसे पढ़ लूँ वो काफ़ी है सर? हाँ उनसे आप पढ़ सकते हो, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो, मगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिर्फ उनके बेसिस पे अगर आप सोचोगे आपका निकल जाएगा तो भाई नहीं सर, मैं सर फिलहाल के लिए बोल रहा हूँ, फिलहाल के लिए। हाँ अभी के लिए आप पढ़ सकते हो क्योंकि सारा डेटा आप उसी में से ही निकालोगे। बाकी ठीक है, नोट्स ठीक है वगैरह सर। मेरी क्लास थैंक यू चलेंगी सर। तो नोट्स वगैरह आपको शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है।
थैंक यू सर। ऑनेस्टी समझ में आ गया, सच्चाई के साथ जी हमारे को सर, आगे जी सर, बढ़ना है। जी आगे सर। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी मतलब नो बायसनेस, अवॉइड बायस। बायसनेस मतलब, बायसनेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। टू अवॉइड बायसनेस मतलब कि भाई मैं किसी चीज़ को फेवर नहीं करने वाला। सेवा ना करो। यस सर, हाँ। ठीक है। स्ट्राइव एंड अवॉइड बायस इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, डेटा एनालिसिस। ये देखो ये सारी चीज़ें करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। डेटा एनालिसिस यानी कि हमने डेटा को कलेक्ट किया और उसको हम एनालाइज कर रहे हैं कि जो हमारे को एनालाइज कर रहे हैं कि यस फाइंडिंग्स सर। मिली हैं उसमें कोई हेर फेर नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए। पीयर रिव्यू, ठीक है। पीयर रिव्यू हमारा होता है कि भाई हम लोग अच्छे से जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर जी रहे हैं, सर। उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पर्सनल गड़बड़ डिसीजन, ठीक है। पर्सनल डिसीजन, ग्रांट राइटिंग, एक्सपर्ट टेस्टिमोनी एंड अदर एस्पेक्ट्स। देखो मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कई बार ना रिसर्च अपनी बायसनेस लगाता है रिसर्चर कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया को ये दिखाऊं कि ये चीज़ इसलिए ऐसे हो रही है क्योंकि ये इसकी वजह से ऐसे हो रही है। तो उसमें हाँ कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। वी शुड अवॉइड बायसनेस, जी, यस बायसनेस सर। शुड नॉट बी देयर। थर्ड वाला क्या है हमारा? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? कीप योर प्रोमिसेस, एग्रीमेंट्स, एक्ट विथ सिंसियरिटी के सिंसियरिटी। साथ काम करना। एग्जैक्टली, जी कंसिस्टेंसी सर। ऑफ योर थॉट्स एंड एक्शन। तो इंटीग्रिटी मतलब जो मैंने वचन दिया, जो मैंने बात बोली, जो मैंने आपको चीज़ कही वो मैं पूरी करूँगा। अगर मैंने आपको बोला कि मैं आपका 4 महीने में पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा तो मैं कराऊंगा। अगर मैं नहीं कराता तो कहाँ पे गड़बड़ है? इंटीग्रिटी में गड़बड़ है। इंटीग्रिटी में आपकी ठीक है, गड़बड़ है सर। ठीक है। तो ये रिसर्च जी सर। एथिक्स हमारे ये कहते हैं। उसके बाद चौथा क्या है? केयरफुलनेस। ध्यान रखना है हमारे को किन चीज़ों का? कोई एरर ना हो, कोई नेग्लिजेंस ना हो। केयरफुली हम उन चीज़ों का ध्यान रखें। जो भी एग्जामिन हम योर, करें वो हम केयरफुली करें सर। एग्जैक्टली किसी चीज़ की यस हेर सर। फेर नहीं होनी चाहिए। गुड रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करें ऑफ जी रिसर्च सर। एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 पॉइंट्स। ठीक है, एक ये हो गया ऑनेस्टी, सेकंड हो गया ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड हो गया इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, फोर्थ इज केयरफुलनेस। केयरफुलनेस। यस सर। चलो आगे चलते हैं। हमारा ओपननेस। ओपननेस मतलब भाई जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे हम शेयर डेटा कर सकें, कुछ छुपाया ना जाए। ठीक है, कुछ चीज़ों को छुपाएंगे नहीं। रिजल्ट्स जो आए हैं उसको भी दिखाएंगे। आइडियाज़, टूल्स, रिसोर्सेज जो भी हमने यूज़ किया हम किसी से छुपा नहीं रहे, हम सबको बता रहे हैं। बी ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड न्यू आइडियाज़। भाई हम लोग किसी को कुछ डेटा छुपा नहीं रहे, कुछ भी फाइंडिंग छुपा नहीं रहे। और लोग अगर हमारे को बोल रहे हैं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो हम उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ये कर रहे ओपननेस। हैं। यस सर। रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? कैन यू प्लीज टेल मी? किसी की दिमागी मेहनत यानी कि उसने कोई काम किया या उसने कोई, उसने कोई काम किया वो हम ना चुराए। एग्जैक्टली दिमागी काम। यहाँ पे हाँ, हमारा क्या हो सकता है? हाँ। किसी ने कोई किताब लिखी तो हम अगर उसके हम मटेरियल यूज कर रहे हैं तो हमें मेंशन करना है मटेरियल जी यूज हमने करेंगे, कल को बोलेंगे कि ये हाँ मैंने बुक लिखी है। हाँ जी, तो ये ये अगर मेरा आप कर काम रहे है। हो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्लैगरिज्म। प्लैगरिज्म प्लैगियरिज्म है सर। तो ये काम नहीं करना हमारे को किसी भी इंटेलेक्चुअल। मान लो आपने किताब लिखी, ठीक है, तो आपकी अगर जी किताब का मैं मटेरियल अपनी किताब में छाप रहा हूँ तो मैं बताऊंगा कि छाप भाई, दूंगा, कल को बोलूंगा कि ये मैंने ही लिखा था। हाँ, तो मैं उसको बोलूंगा कि Yes, भाई कल को अगर मैं किताब छापता हूँ तो plagiarism। मैं बोलूंगा कि मैंने इस पर्सन का डेटा लिया है, इस पर्सन से मैंने डेटा लिया है, तो तब वो प्लैगरिज्म नहीं होगा। अगर मैं, तब वो प्लैगियरिज्म नहीं है सर। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद एक अगर कॉन्फिड, अगर अगर मैं नहीं बोलूंगा कि ये मैंने इससे ये डेटा लिया है, इसकी राइटिंग है, तब वो प्लैगियरिज्म है। हाँ जी, ठीक है। अब मैं आपको आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी पे। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? कि भाई अगर मैंने डेटा कलेक्ट किया है, मैंने क्वेश्चनेयर लोगों से भरवाया है, उस केस में मैं क्या करूँगा? उस केस में उन लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल रिकॉर्ड्स, भाई आपका मैंने फ़ोन नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, आपका किसी के जो, साथ शेयर ना, उनकी पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर ना करूं। बिल्कुल ये चीज़ भी मेरे को मेंटेन करके रखनी है। ये भी किसका पार्ट है? हमारा रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स का। यस सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा आपको। अब आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? बताओ, एक बार पढ़ के देखो। ऐसे मैं पब्लिश करूं कि सबका फायदा हो, खाली आपने को देखकर नहीं कि मेरा फायदा इससे हो रहा है। ठीक है, मैं कोई ऐसी चीज़ पब्लिश करूं, मैं कोई ऐसी चीज़ के बारे में लिखूं जो जिसके बारे में लोगों को पहले से नहीं पता। ठीक है, यानी कि मान लो मैंने एक रिसर्च करी जो पहले से ही लोगों को पता था, मैंने वही बता दिया
कि भाई अगर ऐसा ऐसा कुछ होता है तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि अगर लेट्स सपोज हम लोग गाड़ी चलाना ना बंद करें और तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, मैंने ये पब्लिश कर दिया, और ये तो बात आपको पहले ही पता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, गाड़ियाँ चलाने से, ये गलत जो हमारे अननेसेसरी काम करने से ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है। तो रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन मतलब कि हम ऐसा काम बता रहे हैं दुनिया को जो पहले से लोगों को ना पता हो, ना अवॉइड पता हो। कुछ नया बता रहे हैं, अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे सिर्फ। यस सर। चलो आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबल मेंटोरिंग हेल्प टू एडुकेट, मेंटर एंड एडवाइस स्टूडेंट, ठीक है, प्रमोट देयर वेलफेयर, अलाउ देम टू मेक देयर ओन डिसीजंस। रिस्पॉन्सिबल मेंटरिंग रिसर्च एथिक्स में हमारा ये चौथा, ये अगला पॉइंट क्या है कि भाई हमारे को ये चीज़ देखनी है, जब भी हम रिसर्च करें हम बच्चों को एडवाइस करें, उनको मेंटर करें, उनको सिखाएं रिसर्च कैसे करते हैं, उनको बताएं पब्लिक वेलफेयर कैसे करना है, लोगों का भला कैसे करना है, और ताकि वो कल को अपने डिसीजंस खुद ले सके इंडिपेंडेंटली। यस सर। ठीक है। अगला क्या कह रहा है, रिस्पेक्ट फॉर कोलीग्स, जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ हमारे को बहुत अच्छे से इज्जत से बात करनी है और उनको फेयरली ट्रीट करना है, उनके भी चीज़ों को, उनके भी इनपुट्स, देखो भाई 4 लोग मिलके काम करते हैं तो कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो सबके इनपुट्स की वैल्यू करनी है। यस सर। ये नहीं कि सारी नॉलेज, सारी दुनिया की नॉलेज मेरे पास ही है, बाकी सब लोग बेवकूफ़ लोग हैं, ऐसा नहीं। रिस्पेक्ट फॉर कॉलीग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमारी जो रिसर्च होनी चाहिए उससे सोशल गुड, यानी लोगों का भला होना चाहिए, लोगों भला होना चाहिए सर। का भला, ये नहीं कि किसी को नुकसान हो रहा है। प्रिवेंटिंग और मिटिगेटिंग सोशल हार्म्स थ्रू रिसर्च, पब्लिक एजुकेशन एंड एडवोकेसी। भाई आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आप मूवीज़ वगैरह देखते हो? नहीं सर। ठीक है। लास्ट मूवी मैंने सर शायद 2019 की 2020 में देखी। ठीक है। मूवी स्टार्ट होने से पहले ना एक चीज़ लिख के आती है, वो लिख के आता है कि नो एनिमल वर हार्म्स, कोई भी जानवर का नुकसान नहीं हुआ। यस सर, ड्रामा सीरियल्स में भी आता है सर। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब हुआ सोशली हम रिस्पॉन्सिबल है भाई, हमने किसी का नुकसान नहीं किया, हमने रिसर्च के लिए किसी जानवर को, किसी इंसान को परेशान नहीं किया। या कभी किसी सीरियल या मूवी में होता है कि रियल लाइफ में, जो ये मूवी है रियल लाइफ में इसके किसी भी कैरेक्टर के साथ इसका कनेक्शन नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये काल्पनिक है। तो ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद हमारा है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे, उसके जेंडर की बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, एथनिसिटी की बेसिस पे, कि भाई आप यहाँ से बिलोंग करते हो, अच्छा आप कश्मीर से हो, अच्छा आप ऐसे हो, अच्छा आप नॉर्थ ईस्ट से हो, आप दिल्ली वाले हो, अच्छा दिल्ली वाले तो ऐसे होते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करेंगे। कि अच्छा आप लड़की हो, अच्छा लड़कियों को तो अलाउड ही नहीं है घर से बाहर निकलना, ये भी गलत है। रेस, कि भाई अच्छा आप वहाँ से बिलोंग करते हो, अच्छा आप ये हो, आप वो हो, ऐसे इस बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करना, ये भी रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है। ठीक है। तभी क्या, अभी आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में भी क्या चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसका मतलब क्या है कि लड़का ही पढ़ेगा सिर्फ, या लड़की भी पढ़ सकती है? सब पढ़ सकते हैं। सब पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली। तो रिसर्च में भी हमें ध्यान रखना है कि भेदभाव नहीं करना। ठीक है। तो ये हमारी रिसर्च एथिक्स है। आगे चलते हैं। नहीं मतलब रिसर्च में हम ये भी कह सकते हैं कि भाई चलो हम लोग सिर्फ इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से भरवा लेते हैं, बाकियों से नहीं। क्यों? सबका अधिकार है, सबसे पूछना चाहिए हमारे को। लड़कियों से भी पूछो, लड़कों से भी पूछो, हिंदू से भी पूछो, मुस्लिम से भी पूछो, सिख से भी पूछो, ईसाई से भी पूछो, सबसे पूछो, तो है ना, तभी तो फेयरनेस हुई। अगर हम किसी एक से पूछ रहे हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये नहीं। चलो कॉम्पिटेंसी मतलब कि भाई मेंटेन एंड इम्प्रूव योर ओन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मतलब कैपेबिलिटी, मैं बोल सकता हूँ, आत्म क्षमता, कैपेबिलिटी। क्या मैं जान सकता हूँ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों कंफर्टेबल है ना आपको लैंग्वेज? सर हिंदी मुझे बोलनी आती है, पूरी समझ में नहीं आती है। अच्छा, जहाँ पे अगर आपको ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ कोई इशू नहीं सर, क्योंकि हिंदी मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने उर्दू पढ़ी है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, तो अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ आए तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। कोई इशू नहीं है सर, अभी तक मेरे को सारा समझ में आ गया जो आपने बोला। ठीक है। कॉम्पिटेंसी मतलब मेरी क्षमता क्या है, क्या मैं वो काम कर सकता हूँ। अब देखो हमारा क्या काम है, आप भी पढ़ रहे थे, MBA कर रहे थे, तो आपका मेन काम क्या था कि भाई मैं कुछ नया सीखूं, मेंटेन करूं, इंप्रूव करूं। भाई जो चीज़ें मुझे नहीं पता मैं उनको सीखूं। और क्या करना चाहते थे आप? अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हो, अपनी एक्सपर्टीज़, कि भाई मैं ये जॉब कर रहा हूँ तो मैं इस काम को सीख जाऊंगा अच्छे से, तो ये लाइफ लॉन्ग मेरे को काम आएगा, लाइफ लॉन्ग। एग्जैक्टली। तो कॉम्पिटेंसी रिसर्च एथिक्स में क्या कहती है कि भाई आपको अपने प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करना है। लीगैलिटी,
लीगैलिटी मतलब भाई हमारे को सारे लॉज का, रेलेवेंट रूल्स का, इंस्टीट्यूशंस का, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का पता होना चाहिए। कल को हम ये नहीं कह सकते कि जी हमें पता नहीं था इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। तो ये भी हमारे को सारे लॉज, लीगल चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे क्या है, एनिमल केयर। एनिमल केयर क्या कहता है, शो प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर एनिमल्स व्हेन यूजिंग देम इन रिसर्च। भाई जानवरों का ख्याल रखना है, जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। डू नॉट कंडक्ट अननेसेसरी पुअरली डिजाइंड एनिमल एक्सपेरिमेंट्स। भाई हमने जानवरों पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने जिसकी वजह से उसको परेशानी हो। जी सर हाँ बोलिए। जी, आगे चलते हैं। तो एनिमल्स का हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे, रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जब ड्रग्स वगैरह कोई वैक्सीन बनाते हैं, तो रैट के ऊपर आपने देखा, नोटिस किया है। यस सर। तो हमारे को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको किसी भी जानवर को नुकसान ना हो। ह्यूमन सब्जेक्ट नुकसान ना हो। प्रोटेक्शन, इसमें क्या है, इसमें हमें क्या करना है, व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च ऑन ह्यूमन, मिनिमलिस्टिक हार्म, रिस्क एंड मैक्सिमम बेनिफिट, रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डिग्निटी, प्रिवेसी एंड ऑटोनॉमी। इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें कह रहा है कि जब हम किसी भी इंसान पे ध्यान, मतलब रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी इंसान का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, और कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके हमें उस रिसर्च से, ठीक है। आगे चले हम अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एक चीज़ मेरे को बताओ, अभी तक जो हमने समझाया है मैंने आपको समझ में आया सारा? यस सर। अब इस क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ के मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, कि भाई रिसर्च एथिक्स की जब हम बात करते हैं, ये अब क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये यूजीसी नेट का एग्जाम का क्वेश्चन है। यूजीसी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जी सर। चलो पढ़ते हैं एक बार, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। रिसर्च एथिक्स इज अ क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। भाई रिसर्च एथिक्स का हमें किन किन चीज़ों में तो बिल्कुल ध्यान देना ही देना है, उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। तो पहला हमारे को दे रखा है डेटा कलेक्शन। जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, क्या हमें इस समय ध्यान देना चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर। देना चाहिए। जी सर। क्योंकि सही बोला आपने, बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि वाई बिकॉज जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, क्या हमें डिस्क्रिमिनेशन करनी चाहिए? उस समय हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेशन करनी चाहिए कि भाई हम नहीं सर। सिर्फ लड़कों से भरवा लेते, लड़कियों का रिव्यू नहीं लेते, या फिर सिर्फ कश्मीर के लोगों से भरवा लेते हैं, इधर उधर के लोगों को नहीं, क्योंकि वो भेदभाव करना चाहिए, बायसनेस होनी चाहिए। नहीं सर। नहीं, तो ये हमारा हो गया सही। तो भाई रिसर्च एथिक्स हमारे को इस चीज़ में ध्यान देनी है। प्रिपेयरिंग फॉर सेमिनार पेपर, अब मैं आपको बता दूं, आपको शायद ना पता हो, जब आप पेपर सेमिनार के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो उसके लिए मतलब सेमिनार में आप अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, अपने पेपर को बताना चाहते हो कि जी मैंने ऐसे ऐसा इस पेपर पे काम किया, मैं इस पेपर को पब्लिश करने वाला हूँ। तो क्या उस समय हमारे को एथिक्स का ध्यान देना चाहिए? नो सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, इस समय तो हमारे को नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम तो रिसर्च पेपर को प्रिपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। डेटा एनालिसिस, जब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, एनालिसिस कर रहे हैं, तब हमें एथिक्स को ध्यान में रखना है सर। नो बायसनेस, यस सर। नो बायस, कोई किसी भी प्रकार का बायसनेस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही, आप सही जा रहे हो। पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्फ्रेंस, भाई कॉन्फ्रेंस में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या हमें ध्यान रखना है क्या इस चीज़ का? नो सर। भाई पार्टिसिपेट करते टाइम क्या ध्यान रखना है? नहीं रखना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा, राइटिंग अ थीसिस एंड डेजर्टेशन, जहाँ हम लिख रहे हैं, जहाँ हम अपना डेटा कलेक्शन करा, एनालाइज किया, उसको डेजर्ट लिख रहे हैं। यस सर। यस सर। बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी नो बायसनेस। यस सर। ठीक है, यहाँ पे भी नो बायस। तो अब हमारा लास्ट वाला क्या लगेगा, सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। भाई हम प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, इसमें हमें क्या, इसमें हम सर नहीं कर रहे हैं। इसका सही आंसर है सर, ए पार्ट ACE। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बहुत Yes, sir. सही, आपने सारा समझ लिया है अच्छे से, और आपने सही आंसर भी दे दिया है।